हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू पेंडलम ईडीयू। पेंडलम ईडीयू पे आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे डेली करंट अफेयर्स ऑफ 25 नवंबर 2020। तो जल्दी से सेशन को ज्वाइन कर लीजिए और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है इसको सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए नोटिफिकेशन के लिए। आप हमें टेलीग्राम चैनल पे भी ज्वाइन कर सकते हैं और ये करंट अफेयर्स आप जाके हमारी वेबसाइट पे भी स्टडी कर सकते हैं। तो चलिए पहले हम पिछले दिन की फटाफट से न्यूज़ रिवाइज कर लेते हैं, फिर हम आज की न्यूज़ देखते हैं। सो एनसीसी सेलिब्रेटेड इट्स 72nd रेजिंग डे। तो अपना स्थापना दिवस मनाया था 72वां 22 नवंबर को, क्योंकि जो एनसीसी है ये 22 नवंबर को फॉर्म हुआ था एंड ये जो एक्ट है एनसीसी एक्ट ऑफ 1948 उसके तहत ये बनाया गया है। एंड इसका जो मोटो है वो यूनिटी एंड डिसिप्लिन है। डायरेक्टर जनरल जो हैं एनसीसी के वो कौन है? राजीव चोपड़ा हैं। ओके, नेक्स्ट इज द कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज टू मार्क द 3rd एनिवर्सरी ऑफ उमंग ऐप। तो उमंग ऐप के बारे में आप सभी जानते हैं। इस पर मल्टी सर्विस जो गवर्नमेंट की है वो प्रोवाइड की जाती है। ये एक इंटीग्रेटेड मोबाइल ऐप है। इसको 2017 में लॉन्च किया गया था और इस वर्ष इसकी जो 3री एनिवर्सरी है वो मनाई गई। और साथ ही इसका जो इंटरनेशनल वर्जन है वो भी लॉन्च किया गया डिफरेंट कंट्रीज़ में, जैसे यूएस, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ताकि जो लोग भारत से बाहर रह रहे हैं वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सर्विसेज को अवेल कर सकें। नेक्स्ट इज इंडिया इंटरनेशनल चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल, जो हर वर्ष मेघालय गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज करती है। सो ये शिलोंग में होना था और ये कैंसिल हो गया ड्यू टू कोविड-19 पेंडेमिक। चेरी ब्लॉसम इज अ फ्लावर ऑफ मेनी ट्रीज ऑफ जीनस प्रूनस। नेक्स्ट इज मेनी फूड प्रोसेसिंग प्रोजेक्ट्स हैव बीन अप्रूव्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। भारत सरकार द्वारा 28 फूड प्रोसेसिंग प्रोजेक्ट्स जो हैं उनको अप्रूवल मिल गया है 10 स्टेट्स में। एंड ये स्टेट्स हैं मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर, कर्नाटका, तमिलनाडु, उत्तराखंड, असम एंड मणिपुर। और ये जो प्रोजेक्ट्स हैं इनको स्कीम ऑफ क्रिएशन एंड एक्सपेंशन ऑफ फूड प्रोसेसिंग एंड प्रिजर्वेशन कैपेसिटीज़ के अंतर्गत लॉन्च किया गया, अप्रूव किया गया है। नेक्स्ट इज इंडिया टू होस्ट G20 समिट इन 2023। पहले डिसाइड हुआ था कि इंडिया 2022 का G20 समिट होस्ट करेगा, लेकिन इस वर्ष का जो 15th G20 समिट हुआ है रियाद में, सऊदी अरेबिया में, सो यहाँ पर अनाउंस हुआ कि कुछ चेंजेस किए गए हैं। जैसे कि जो 2020 का समिट है ये रियाद में हुआ है सऊदी अरेबिया। 2021 का जो होगा ये इटली के द्वारा होस्ट किया जाएगा। देन 2022 का इंडोनेशिया के द्वारा होस्ट किया जाएगा। आफ्टर दैट 23 का जो है वो भारत होस्ट करेगा एंड 24 का जो है वो ब्राज़ील होस्ट करेगा। ओके, 2024 का जो G20 समिट है दैट विल बी होस्टेड बाय ब्राज़ील। नेक्स्ट इज 1300 ईयर ओल्ड हिंदू टेम्पल। इसको नॉर्थ वेस्ट पाकिस्तान में डिस्कवर किया गया है आर्कियोलॉजिकल एक्सपर्ट्स के द्वारा बरीकोट घुंडई में। और ये जो टेम्पल है लॉर्ड विष्णु का एक टेम्पल है जो हिंदू शाही के टाइम पर बिल्ड किया गया था। नेक्स्ट इज द मिस्ट्री बिहाइंड मेघालयज ग्लोइंग मशरूम। तो जो मशरूम की एक वैरायटी पाई गई है जो लाइट एमिट करती है और इसका नाम रोरिडोमाइसिस फाइलोस्टेसिड्स जो है इसका नाम रखा गया है। ये रोरिडोमाइसिस जीनस का है और ये यूनिक इसीलिए है क्योंकि इस जीनस का ये इकलौता ऐसा मेंबर है जिसमें लाइट एमिटिंग प्रॉपर्टीज़ हैं। नेक्स्ट इज अवार्ड्स वर गिवन ऑन द ओकेजन ऑफ वर्ल्ड फिशरीज डे। वर्ल्ड फिशरीज डे कब मनाया जाता है? 21 नवंबर को। और इस दिन पर अवार्ड्स दिए गए थे, जैसे कि उत्तर प्रदेश को बेस्ट इनलैंड फिशरी सेक्टर में अवार्ड दिया गया, उड़ीसा को बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट अमंग मरीन स्टेट्स में अवार्ड दिया गया, वहीं असम को अवार्ड दिया गया फॉर द बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट इन द हिली एंड नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स। वहीं तेलंगाना स्टेट फिशरमैन कोऑपरेटिव सोसाइटी फेडरेशन लिमिटेड को बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन का अवार्ड दिया गया इन द हिली रीजन। कलाहांडी डिस्ट्रिक्ट ऑफ उड़ीसा ने बेस्ट इनलैंड डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया का खिताब जीता। नगांव असम को बेस्ट हिली एंड नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया का अवार्ड दिया गया। नेक्स्ट इज इंडियन नेवी MDL कप विल बिगिन ऑन 22 नवंबर एट मुंबई। तो जो याचिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया है फॉर ऑल सीनियर ओलंपिक क्लासेस ये कंडक्ट कर रही है इंडियन नेवी MDL कप 2020 जो 22 नवंबर से शुरू हो गया है। एंड कुछ सेलिंग से रिलेटेड वर्ड्स हैं, बो, क्ल्यू, हेडअप, जिबिक, लीच, ठीक है, इनसे भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। एंड नेहरू ट्रॉफी जो है ये सेलिंग से रिलेटेड है।
नेक्स्ट इज सिटमेक्स 2020 एक्सरसाइज। सिटमेक्स यानी कि सिंगापुर इंडिया थाईलैंड मैरीटाइम एक्सरसाइज जो है 2020 का जो इसका संस्करण है ये 21 और 22 नवंबर को हुई थी। और जो सिटमेक्स है इसको पहले जो एडिशन है, पहला एडिशन इसको इंडियन नेवी ने होस्ट किया था। ये 2020 का इसका दूसरा एडिशन है। इसको सिंगापुर की नेवी के द्वारा होस्ट किया गया है। ये अंडमान सी में हुई। इसके अलावा जो सिम्बेक्स 2020 एक्सरसाइज है ये आज कंक्लूड होगी। एंड सिम्बेक्स इज सिंगापुर इंडिया मैरीटाइम बायलैटरल एक्सरसाइज। ये सिंगापुर और इंडिया नेवी के बीच में मैरीटाइम बायलैटरल एक्सरसाइज है। एंड इस वर्ष जो है इसका 27th एडिशन था। ये स्टार्ट हुई थी 1994 में। ओके, नेक्स्ट इज रशियन डेनिल मेदवेदेव डिफीट्स डोमिनिक थीम एंड विंस एटीपी फाइनल्स। तो एटीपी फाइनल्स जो है वो रशिया के डेनिल मेदवेदेव ने डोमिनिक थीम को हराकर जीत लिया है। नेक्स्ट इज इंडिया प्लान्स टू डबल इट्स ऑयल रिफाइनिंग कैपेसिटी इन द नेक्स्ट 5 ईयर्स। तो भारत की जो 1998 में जो ऑयल रिफाइनिंग कैपेसिटी थी वो 62 मिलियन टन्स पर एनम थी। इसके बाद अब जो हम बात करें मार्च 2020 में करंट इसकी कैपेसिटी है 250 मिलियन टन्स पर एनम। और भारत ने इसको एम किया है कि हम इस रिफाइनिंग कैपेसिटी को डबल करेंगे टू 450 to 500 मिलियन टन्स इन द नेक्स्ट 10 ईयर्स। ओके, सेंटिनल-6 माइकल फ्रेलिच यूएस यूरोपियन सैटेलाइट लॉन्च। तो ये जो माइकल फ्रेलिच हैं इनका हाल ही में निधन हो गया था और ये नासा के फॉर्मर ऑफिशियल थे। और इन्हीं के नाम पे सेंटिनल-6 जो है ये माइकल फ्रेलिच एक सैटेलाइट लॉन्च की गई है। ये यूएस यूरोपियन ओशन ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है। ये कैलिफोर्निया से लॉन्च की गई थी और इसको फैल्कन 9 रॉकेट से लॉन्च किया गया था जो स्पेसएक्स के द्वारा बनाया गया रॉकेट है। नेक्स्ट इज, अब हम आज की न्यूज़ देख लेते हैं। सो फर्स्ट इज द नेशनल न्यूज़। एएआई सेलिब्रेट्स, दैट इज एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया सेलिब्रेट्स एविएशन सेफ्टी अवेयरनेस वीक 2020। तो भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण अपने द्वारा प्रतिबंधित सभी हवाई अड्डों और एएनएस लोकेशंस को स्थानों पर 23 नवंबर से लेकर 27 नवंबर तक विमानन सुरक्षा जागरूकता सप्ताह मना रहा है। दिस वीक हैज़ बीन सेलिब्रेटेड टू रेज अवेयरनेस ऑफ एविएशन सेफ्टी। तो जो भी विमानन सुरक्षा है उसमें जागरूकता फैलाने के लिए ये सप्ताह मनाया जाता है। ऑन द ओकेजन मेनी एक्टिविटीज़ विल बी ऑर्गेनाइज्ड इंक्लूडिंग मॉक एक्सरसाइजेस, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस एंड रिव्यू ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड फैसिलिटीज़। तो इस सेफ्टी अवेयरनेस वीक के दौरान क्या होगा, कुछ मॉक अभ्यास किए जाएंगे, निवारक रख रखाव किया जाएगा, दस्तावेजों की समीक्षा की जाएगी, सुविधाओं की समीक्षा की जाएगी कि क्या वो जो स्टैंडर्ड्स हैं उनको मीट कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं। ग्लोबल एविएशन सेफ्टी प्लान 2020-22, दिस वाज डेवलप्ड बाय इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन। तो इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये ग्लोबल एविएशन सेफ्टी प्लान जो है बनाया गया। इट प्रोवाइड्स अ फ्रेमवर्क फॉर एविएशन सेफ्टी। तो ये एविएशन सेफ्टी के लिए एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है। बात करें हम ICAO की, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन की, तो ये एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो भी सेफ्टी स्टैंडर्ड्स जो होते हैं, ठीक है, ये यूएन की स्पेशलाइज्ड एजेंसी है। दिस इज़ अ स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ यूनाइटेड नेशंस। और ये जो भी स्टैंडर्ड्स हैं, जो टेक्निक्स हैं जो रिलेटेड टू एयर नेविगेशन उनको सेट करती है। देन ये प्लानिंग करती है, डेवलपमेंट को प्रमोट करती है ऑफ इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट और सेफ्टी को भी इंश्योर करती है। इसके हेडक्वार्टर्स जो हैं वो कहाँ पर है, इसके हेडक्वार्टर है मॉन्ट्रियल कनाडा में। मॉन्ट्रियल कनाडा में इसके हेडक्वार्टर्स लोकेटेड हैं। एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की हम बात करें, दिस इज अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन और इसके हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली में है। वर्तमान इसके जो अध्यक्ष हैं, चेयरमैन हैं, वो अरविंद सिंह हैं। और एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक वैधानिक निकाय है, एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। एंड दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंस्ट्रक्शन, अपग्रेड, मेंटेनेंस एंड मैनेजमेंट ऑफ सिविल एविएशन इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये नागरिक उड्डयन अवसंरचना के निर्माण, उन्नयन, रख रखाव और प्रबंधन के लिए जिम्मेदार है। ये 1 अप्रैल 1995 में स्टैब्लिश हुआ था। सो क्वेश्चन है आपके लिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट। इनमें से कौन सा कथन सही है।
Airports Authority of India has started the Aviation Safety Awareness Week celebration from 23 to 27 November. भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने 23 से 27 नवंबर तक विमानन सुरक्षा जागरूकता सप्ताह समारोह शुरू किया है। अरविंद सिंह इज द करंट चेयरमैन ऑफ एएआई। अरविंद सिंह एएआई के वर्तमान अध्यक्ष हैं। सो कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है? वन ओनली, टू ओनली, बोथ वन एंड टू एंड नन ऑफ द above. So the correct answer for this is option C, that is both 1 and 2. Next is a news from government schemes and initiatives topic. Tribes India has launched some new products in the market. Tribes India ने कुछ नए उत्पाद जो हैं वो बाजार में निकाले हैं। इसमें कुछ इम्यूनिटी बूस्टिंग प्रोडक्ट्स हैं और कुछ ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हैं। Earlier this week, Tribes India has launched the eco-friendly sanitary pads which were made by Vasava tribals under the ग्राम संगठन कंबोडिया in गुजरात। इस सप्ताह के प्रारंभ में ट्राइब्स इंडिया ने गुजरात में ग्राम संगठन कंबोडिया के तहत वास्तु त्रिबलों द्वारा बनाए गए पर्यावरण के अनुकूल सैनिटरी पैड भी लॉन्च किए थे। ऑल न्यू प्रोडक्ट्स विल बी अवेलेबल ऑन ट्राइब्स इंडिया आउटलेट, ट्राइब्स इंडिया मोबाइल वैन्स एंड ऑन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ ट्राइब्स इंडिया। तो ये जितने प्रोडक्ट्स हैं ट्राइब्स इंडिया के आउटलेट और ऑनलाइन भी अवेलेबल होंगे। ट्राइब्स इंडिया ई मार्केट प्लेस की हम बात करें तो ट्राइफेड के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। ट्राइब्स इंडिया ई मार्केट प्लेस ऑन 2 अक्टूबर 2020 हाल ही में इसको लॉन्च किया गया है ताकि जितने भी ट्राइबल प्रोडक्ट्स हैं इनको एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जा सके, क्योंकि ट्राइफेड जो है इसका तो काम ही ये है कि जो भी ट्राइबल प्रोडक्ट्स हैं इनको एक प्रॉपर मार्केटिंग इनकी प्रोवाइड करना। ठीक है, ये 1987 में फॉर्म हुआ था ट्राइफेड। दिस वाज फॉर्म्ड इन 1987। इसकी फुल फॉर्म है ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया और ये एक नेशनल लेवल एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, ये मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के अंतर्गत कार्य करता है। इट इज़ इंडियाज लार्जेस्ट ई मार्केट प्लेस। तो ट्राइब्स इंडिया ई मार्केट प्लेस इंडिया का लार्जेस्ट ई मार्केट प्लेस है जो करीब करीब 5 लाख ट्राइबल एंटरप्राइजेस को कनेक्ट करता है टू द नेशनल एंड इंटरनेशनल मार्केट्स। सो क्वेश्चन आपके लिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट अबाउट द ट्राइब्स इंडिया ई मार्केट प्लेस। ट्राइब्स इंडिया ई मार्केट प्लेस के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा है कौन सा इसमें से गलत स्टेटमेंट है। दिस वॉज लॉन्च्ड बाय ट्राइफेड, ये ट्राइफेड के द्वारा लॉन्च किया गया था। इट वॉज लॉन्च्ड इन 2016, इसे 2016 में लॉन्च किया गया था। इट विल कनेक्ट अबाउट 5 लाख ट्राइबल एंटरप्राइजेस टू नेशनल एंड इंटरनेशनल मार्केट्स। ये लगभग 5 लाख आदिवासी उद्यमों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से जोड़ेगा। इट हैज़ लॉन्च द इको फ्रेंडली सैनिटरी पैड्स, इसने इको फ्रेंडली सैनिटरी पैड जो है वो लॉन्च किए थे। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, जल्दी से कमेंट करके बताइए कौन सी स्टेटमेंट इसमें गलत है। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस विल बी ऑप्शन बी, दैट इज इट वाज लॉन्च इन 2016। ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि ये जो ट्राइब्स इंडिया मार्केट प्लेस है ये अभी हाल ही में 2020 में लॉन्च हुआ था ऑन अक्टूबर 2, 2020। नेक्स्ट इज न्यूज़ फ्रॉम इंटरनेशनल सेक्शन, इंटरनेशनल रिलेशंस। इंडिया के जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं डॉक्टर एस जयशंकर, उन्होंने अपनी 6 दिवसीय जो यात्रा है वो शुरू कर दी है और इस 6 दिवसीय यात्रा में ये बहरीन, यूएई और शीशेल्स ये तीनों कंट्री में विजिट करेंगे। ड्यूरिंग द विजिट ही विल मीट लीडर्स ऑफ दीज कंट्रीज एंड विल डिस्कस द बायलैटरल एंड इंटरनेशनल इश्यूज विद देम। तो इन सारी कंट्री के लीडर से ये मिलेंगे और मुलाकात करेंगे, वहाँ पे द्विपक्षीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा भी करेंगे। सबसे पहले वो बहरीन को विजिट करेंगे, उसके बाद यूएई को में जाएंगे और वहाँ पर जो भी इंडियन वर्कर्स का जो एम्प्लॉयमेंट का इशू है आफ्टर कोविड-19 उसको डिस्कस करेंगे। देन he'll visit Seychelles और he'll meet the newly elected president of Seychelles। Seychelles के जो भी नए प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए हैं जिनका नाम है वेवल रामकलवान, तो उनके साथ वो मीटिंग करेंगे और साथ ही दोनों कंट्रीज़ के बीच के जो बायलैटरल रिलेशन है उसको कैसे स्ट्रेंथन किया जाए, कैसे मजबूत किया जाए, इस पर चर्चा करेंगे। सो करंट एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर कौन है हमारे? डॉक्टर एस जयशंकर हैं। सीशेल्स की हम बात करें तो ये ईस्टर्न अफ्रीका में लोकेटेड एक कंट्री है। इसकी कैपिटल विक्टोरिया है, करेंसी शीशेलॉइस रुपी है और यहाँ पे प्रेसिडेंट जो हैं वो अभी न्यूली इलेक्टेड हुए हैं, वेवल रामकलवान हैं।
एंड यूएई की हम बात करें तो यहाँ पे आप लोकेशन देख सकते हैं यूएई की। दिस इज़ यूएई। इसकी जो कैपिटल है वो अबू धाबी है एंड ये वेस्टर्न एशिया में लोकेटेड है और एट द नॉर्थ ईस्ट एंड ऑफ द अरेबियन पेनिनसुला। तो देखिए यहाँ पे वेस्ट एशिया में लोकेटेड है और एट द नॉर्थ ईस्ट एंड ऑफ अरेबियन, ये पूरा अरब पेनिनसुला है, इसके नॉर्थ ईस्ट एंड पर ये लोकेटेड है। देन इसकी जो करेंसी है वो यूएई दिरहम है एंड जो प्राइम मिनिस्टर है यहाँ पर वो मोहम्मद बिन रशीद अल मुक्तम है और जो करंट प्रेसिडेंट हैं वो खलीफा बिन जैद अल नयन है। बहरीन की हम बात करें तो बहरीन की लोकेशन ये रही एंड इसकी जो कैपिटल है वो मनामा है। ये पर्शियन गल्फ में लोकेटेड एक कंट्री है। दिस इज पर्शियन गल्फ, दिस इज पर्शियन गल्फ, ओके। एंड यहाँ पे जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो खलीफा बिन सलमान अल खलीफा हैं। सो क्वेश्चन आपके लिए, रिसेंटली द एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैज स्टार्टेड हिज 6-day ट्रिप। इन दिस ट्रिप ही विल ट्रैवल टू विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। हाल ही में विदेश मंत्री ने अपने 6 दिवसीय यात्रा शुरू की है। इस यात्रा में वह निम्नलिखित में से किस देश की यात्रा करेंगे? बहरीन, यूएई, सीशेल्स एंड ऑल ऑफ द अबव। सो इजी क्वेश्चन है, जल्दी से कमेंट करके बताइए। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। Next is a news from Government Schemes and Initiative. Atal Faculty Development Programs was launched by Education Minister Ramesh Pokhriyal Nishank, जो कि वर्तमान के एजुकेशन मिनिस्टर हैं और उनको वात्यायन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया था हाल ही में। सो उन्होंने AICTE ट्रेनिंग एंड लर्निंग अटल अकेडमी संकाय विकास कार्यक्रमों के 46 ऑनलाइन कार्यक्रमों का उद्घाटन किया है। तो अटल की फुल फॉर्म है AICTE ट्रेनिंग एंड लर्निंग अकेडमी फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम और उच्च शिक्षा संस्थानों के संकाय को प्रशिक्षित करने के लिए इसे शुरू किया गया है। तो इसको लॉन्च किया गया है ताकि जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं, कॉलेज लेवल के जो फैकल्टीज़ हैं, उनको ट्रेन करने के लिए। दीज प्रोग्राम्स विल बी कंडक्टेड अकॉर्डिंग टू द न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इन 22 स्टेट्स ऑफ इंडिया। तो भारत के 22 राज्यों में इसको राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार लागू किया जाएगा। इट विल हेल्प इन इम्प्रूविंग द स्टैंडर्ड ऑफ फैकल्टीज इन द फील्ड ऑफ इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, लाइफ स्किल्स, डिज़ाइन एंड मीडिया। तो यह इंजीनियरिंग, प्रबंधन, जीवन कौशल, डिज़ाइन और मीडिया के क्षेत्र में जितने भी फैकल्टीज हैं, संकाय हैं, उनके मानव को बेहतर बनाने में मदद करेगा। AICTE ट्रेनिंग एंड लर्निंग अटल अकेडमी की हम बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने इसको लॉन्च किया था और इसका मुख्य उद्देश्य है कि जो भी टेक्निकल एजुकेशन है उसमें क्वालिटी आए, साथ ही रिसर्च और एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट किया जाए। ठीक है, जो भी उद्यमिता है या अनुसंधान है इसको बढ़ावा दिया जाए। फर्स्ट ICTE ट्रेनिंग एंड लर्निंग अकेडमी वॉज स्टैब्लिश इन जयपुर। तो पहली जो अटल अकेडमी है इसको कहाँ पे स्थापित किया गया था? जयपुर में स्थापित किया गया था। सो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्रीज हैज लॉन्च्ड अटल फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स। निम्नलिखित में से किसने अटल संकाय विकास कार्यक्रम शुरू किए हैं? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर एंड नन ऑफ द अबव। सो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन ए, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। शिक्षा मंत्रालय द्वारा इसको शुरू किया गया है। नेक्स्ट, अ पर्सनैलिटी न्यूज। गुरु तेग बहादुर मार्टरडम डे वॉज सेलिब्रेटेड ऑन 24 नवंबर। 24 नवंबर को गुरु तेग बहादुर शहीदी दिवस मनाया गया एंड ये 345th मार्टरडम डे था एंड ये शहीद दिवस की तरह भी मनाया जाता है हर साल। इस दिन 1675 में मुगल एम्परर औरंगजेब ने दिल्ली में इनको मार डाला था गुरु तेग बहादुर को, क्योंकि इन्होंने इस्लाम में परिवर्तित होने से इनकार कर दिया था। ही हैड सैक्रिफाइस्ड हिज लाइफ टू प्रोटेक्ट रिलीजन, ह्यूमन वैल्यूज, आइडियल्स एंड प्रिंसिपल्स। उन्होंने धर्म, मानवीय मूल्यों, आदर्शों और सिद्धांतों की रक्षा करने के लिए अपने जीवन का बलिदान दिया है। गुरु तेग बहादुर की हम बात करें, सो ही वॉज बॉर्न ऑन 1 अप्रैल 1621 एट अमृतसर इन पंजाब। उनका जन्म 1 अप्रैल 1621 को पंजाब के अमृतसर में हुआ था। ही इज द 9th गुरु ऑफ द सिख रिलीजन। ये सिख धर्म के 9वें गुरु हैं। ही वॉज ऑल्सो नोन एज हिंद दी चादर, शील्ड ऑफ इंडिया, जिसका मतलब होता है उन्हें भारत की ढाल भी कहा जाता था। एंड उन्होंने आनंदपुर साहिब जो है ये सिटी बिल्ड की थी पंजाब में
इसके अलावा ही had resisted the forced conversion of non-Muslims to Islam by the औरंगजेब के द्वारा इस्लाम में गैर मुस्लिमों के जबरन धर्मांतरण का विरोध भी उन्होंने किया था। गुरुद्वार रकाबगंज साहिब इन दिल्ली इज द साइट ऑफ द क्रीमेशन ऑफ गुरु तेग बहादुर। दिल्ली में जो गुरुद्वारा है जिसका नाम रकाबगंज साहिब गुरुद्वारा है, तेग बहादुर के दाह संस्कार का स्थल है। सो क्वेश्चन आपके लिए, गुरु तेग बहादुर वॉज किल्ड बाय मुगल एम्परर औरंगजेब इन डैश। गुरु तेग बहादुर को मुगल सम्राट औरंगजेब ने डैश में मार डाला था। सो ऑप्शंस आर 1685, 1694, 1675 एंड 1698। सो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सी, दैट इज 1675। Next is an international news. India and European Union hold 6th round of meeting on disarmament and non-proliferation. भारत और यूरोपीय संघ ने निरस्त्रीकरण और अप्रसार पर छठे दौर की बैठक की है। 6th राउंड ऑफ कंसल्टेशन में काफ़ी इश्यूज को डिस्कस किया गया, जैसे कि न्यूक्लियर केमिकल फील्ड में, बायोलॉजिकल डिसआर्मामेंट, नॉन प्रोलिफरेशन, कन्वेंशनल वेपन्स और आउटर स्पेस सिक्योरिटी इशू के बारे में परामर्श किए गए। Its main objective is to increase mutual understanding and cooperation between India and EU on international security issues। तो ये जो 6th राउंड ऑफ मीटिंग हुई थी, इसका मेन पर्पज़ यही था कि दोनों ही के बीच में, इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बीच में एक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो, कॉपरेशन को और ज़्यादा बढ़ाया जाए बेस्ड ऑन द स्पेशली फॉर द इंटरनेशनल सिक्योरिटी इशूज़। The 15th summit between India and European Union was concluded in July 2020। तो जुलाई 2020 में भारत और यूरोपीय संघ के बीच में 15वां जो शिखर बैठक है वो जुलाई 2020 में संपन्न हुई थी। यूरोपियन यूनियन की हम बात करें तो ये पॉलिटिकल और इकोनॉमिक यूनियन है 27 मेंबर स्टेट्स का, जो मेनली यूरोप में लोकेटेड है। पहले ब्रिटेन इसका पार्ट था, लेकिन आफ्टर द एग्जिट ऑफ ब्रिटेन, ब्रेग्जिट के बाद अभी इसमें 27 मेंबर स्टेट्स रह गए हैं। इसको 1 नवंबर 1993 में फाउंड किया गया था और इसके हेडक्वार्टर्स ब्रुसेल्स, बेल्जियम में है। यूरोपियन पार्लियामेंट इज अ लेजिस्लेटिव बॉडी ऑफ द यूरोपियन यूनियन। यूरोपीय संसद यूरोपीय संघ का एक विधायी निकाय है। सो क्वेश्चन आपके लिए, यूरोपियन यूनियन वॉज फाउंडेड इन द ईयर ऑफ डैश। यूरोपीय संघ की स्थापना डैश वर्ष में हुई थी। 1995, 1996, 1998 एंड 1993। सो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन डी, दैट इज 1993। नेक्स्ट इज अ टॉपिक रिलेटेड टू स्टेट न्यूज़। तो यहाँ पर उड़ीसा की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, उन्होंने उड़ीसा एसेंशियल सर्विसेज अमेंडमेंट बिल 2020 पास किया है और दिस विल प्रोहिबिट द स्ट्राइक बाय द एम्प्लॉयज ऑफ एसेंशियल सर्विस इन द स्टेट बाय अमेंडिंग द एग्जिस्टिंग ओडिशा एसेंशियल सर्विसेज एक्ट ऑफ 1988। तो ये जो नया बिल पास हुआ है, ये 1988 के मौजूदा ओडिशा आवश्यक सेवा अधिनियम में संशोधन करेगा और इससे क्या होगा, राज्य में जो भी आवश्यक सेवा के कर्मचारी हैं उनके द्वारा हड़ताल को ये प्रतिबंधित करेगा। अकॉर्डिंग टू द न्यू प्रोविजंस ऑफ द बिल, अ पर्सन में फेस इम्प्रिजनमेंट फॉर अप टू 1 year और अ फाइन अप टू 5,000 और बोथ फॉर द इलीगल स्ट्राइक। तो विधेयक के अनुसार के जो प्रावधान है उसके अनुसार एक व्यक्ति अवैध हड़ताल के लिए या तो 1 साल की कैद उसको हो सकती है या 5,000 का जुर्माना देना पड़ सकता है या फिर दोनों का सामना करना पड़ सकता है। द एसेंशियल सर्विस इन द स्टेट इंक्लूड्स फायर सर्विस, एक्साइज, फॉरेस्ट, प्रिजन रिफॉर्म्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट्स। तो राज्य में आवश्यक सेवा में क्या क्या इंक्लूडेड है? अग्निशमन सेवा, उत्पाद शुल्क, वन, जेल सुधार, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सूचना और संचार विभाग शामिल हैं। द ट्रेड यूनियंस आर अपोजिंग दिस बिल बिकॉज इट विल टेक अवे देयर राइट टू प्रोटेस्ट। तो ट्रेड यूनियन इसका विरोध कर रहे हैं क्योंकि ये उनके विरोध करने के अधिकार को छीन रहा है। उड़ीसा की हम बात करें तो ये बंगाल की खाड़ी के पूर्व में स्थित एक राज्य है और ये अपने ट्राइबल कल्चर, आदिवासी संस्कृतियों और काफ़ी हिंदू टेम्पल्स के लिए जाना जाता है। और जगन्नाथ टेम्पल भी जो है पुरी में जो लोकेटेड है वो भी उड़ीसा में है। इसी तरह से सन टेम्पल जो है वो भी उड़ीसा में लोकेटेड है, काफ़ी फेमस हिंदू टेम्पल है। इट्स कैपिटल इज भुवनेश्वर। इसकी जो राजधानी है वो भुवनेश्वर है। चीफ मिनिस्टर यहाँ पे नवीन पटनायक हैं और गवर्नर गणेशी लाल हैं। सो क्वेश्चन आपके लिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट अबाउट उड़ीसा एसेंशियल सर्विसेज अमेंडमेंट बिल ऑफ 2020?
2020 ओडिशा आवश्यक सेवा संशोधन विधेयक 2020 के बारे में कौन सा कथन सही है? इट हैज़ अमेंडेड द ओडिशा एसेंशियल सर्विसेज एक्ट ऑफ 1982. नेक्स्ट इज इट विल प्रोहिबिट द स्ट्राइक बाय द एम्प्लॉइज ऑफ एसेंशियल सर्विस इन द स्टेट. इसने 1982 के ओडिशा आवश्यक सेवा अधिनियम में संशोधन किया है. यह राज्य में आवश्यक सेवा के कर्मचारियों द्वारा हड़ताल को प्रतिबंधित करेगा. सो इट्स करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी, क्योंकि सिर्फ 2 सही है. ये जो अमेंडमेंट करेगा ये 1982 का एक्ट नहीं है, ये 1988 का एक्ट है. तो पहली स्टेटमेंट गलत है और दूसरी सही है. Next is a topic related to geography. A cyclone Nivar is likely to hit the coast of Tamil Nadu and Puducherry on November 25. तो ये आशंका जताई जा रही है इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के द्वारा कि जो एक चक्रवात है जिसका नाम निवार है, ये जो तमिलनाडु और पुडुचेरी के कोस्ट को हिट करेगा और बिटवीन कराईकल एंड महाबलीपुरम, और इसकी वजह से देखा गया है कि काफ़ी भारी वर्षा भी शुरू हो गई है इन द रीजन्स ऑफ विलुपुरम, कुडालोर, Puducherry and Karaikal. The government has deployed 6 teams of NDRF in these regions. तो NDRF की जो टीम्स हैं उनको डिप्लॉय कर दिया गया है ताकि कुछ भी अगर होता है तो ये उसको हैंडल कर लेंगे. इट इज़ द फर्स्ट साइक्लोनिक स्टॉर्म ऑफ दिस ईयर्स नॉर्थ ईस्ट मानसून. तो उत्तर पूर्व मानसून का ये पहला चक्रवाती तूफान है और इसका जो नाम है साइक्लोन निवार, इसको ईरान के द्वारा दिया गया है. इससे पहले जो और साइक्लोन्स आए थे ड्यूरिंग द साउथ वेस्ट मानसून, तो उनके बारे में भी आप पढ़ लीजिए. एक उसमें था साइक्लोन निसर्ग, ठीक है, इस पे भी सेपरेट वीडियो मैंने बनाया था, ठीक है. और एक था साइक्लोन अम्फन, ठीक है. ये साइक्लोन्स के बारे में भी आप पढ़ लेना एक बारी. ट्रॉपिकल साइक्लोन की हम बात करें तो एक लो प्रेशर सिस्टम है जिसमें बहुत तेज़ी से जो विंड्स हैं वो घूमती हैं उसके आसपास. अच्छा, ट्रॉपिकल साइक्लोन बनने के लिए जो कंडीशन फेवरेबल है, सबसे पहले उसमें सफिशिएंटली वार्म सी सरफेस होना चाहिए. जो सी सरफेस का जो टेम्परेचर है वो 27 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा होना चाहिए. एटमॉस्फेरिक इंस्टेबिलिटी होनी चाहिए, वायुमंडलीय अस्थिरता होनी चाहिए. ह्यूमिडिटी, हाई ह्यूमिडिटी होनी चाहिए इन लो टू मीडियम लेवल्स ऑफ ट्रोपोस्फेयर. क्षोभमंडल के मध्य से निम्न स्तर में उच्च आर्द्रता होनी चाहिए. और इसके अलावा पर्याप्त कोरियोलिस बल चाहिए ताकि जो लो प्रेशर सेंटर है वो बना रहे, ठीक है. नॉर्थ ईस्ट मानसून की हम बात करें तो ये नॉर्थ ईस्ट मानसून जो है इसको विंटर मानसून के नाम से भी जाना जाता है. ये अक्टूबर से दिसंबर के बीच में देखने को मिलता है. इन दिस मानसून विंड फ्लोज फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट टू द साउथ वेस्ट डायरेक्शन. तो इसमें क्या होता है, जैसे ये भारत है, सो ये नॉर्थ ईस्ट रीजन है भारत का और दिस इज द साउथ वेस्ट रीजन ओवर हियर. देन जो विंड्स ब्लो करती हैं ये नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट की डायरेक्शन में ब्लो करती हैं, इसीलिए इसका नाम जो है वो नॉर्थ ईस्ट मानसून है. जब साउथ वेस्ट मानसून होता है तो जो विंड्स ब्लो करती हैं वो इस डायरेक्शन में फ्लो करती हैं फ्रॉम साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट, इसीलिए जो विंड का नाम है वो साउथ वेस्ट मानसून रखा जाता है, ठीक है. सो दिस इज ड्यूरिंग समर टाइम and this is during winters in India. Okay. It brings rainfall in the region of Tamil Nadu, Puducherry, Karaikal, Yanam, coastal Andhra Pradesh, Kerala, northern interior Karnataka, Mahe and Lakshadweep in India. तो ये भारत में तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल, यानम, तटीय आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक, माहे और लक्षद्वीप के क्षेत्रों में अक्टूबर से लेकर दिसंबर के बीच में वर्षा लाती है. तमिलनाडु रिसीव्स 48% ऑफ इट्स एनुअल रेनफॉल फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट मानसून. तो तमिलनाडु को वार्षिक वर्षा का जो पूरे साल भर में जो तमिलनाडु अपना रेनफॉल रिसीव करता है तो 48% जो है उसको नॉर्थ ईस्ट से रिसीव होता है. लानीना कंडीशंस एडवर्सली अफेक्ट द नॉर्थ ईस्ट मानसून. तो लानीना जो होता है वो साउथ वेस्ट मानसून के लिए फेवरेबल होता है बट नॉर्थ ईस्ट मानसून के लिए वो फेवरेबल नहीं होता है, उसके प्रतिकूल उस पर प्रभाव डालता है. सो क्वेश्चन आपके लिए, साइक्लोन निवार इज एक्सपेक्टेड टू हिट द कोस्ट ऑफ डैश. चक्रवात निवार की डैश के तट से टकराने की आशंका है. केरला, गुजरात, ओडिशा एंड तमिलनाडु. तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन डी, दैट इज तमिलनाडु. और साइक्लोन निवार को इसका नाम किसने दिया है? ईरान ने दिया है, ठीक है. Next is the topic from awards and prizes. So Kohima Smart City Development Limited bags Best Digital Initiative
अवार्ड। तो ईटी गवर्नमेंट ग्लोबल स्मार्ट सिटीज़ फोरम 2020 जो ऑर्गेनाइज की जा रही है, इसमें जो बेस्ट डिजिटल इनिशिएटिव ऑफ द ईयर टेक्नोलॉजी कैटेगरी है उसमें कोहिमा स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट लिमिटेड को अवार्ड दिया गया है फॉर कोहिमा सिटी वाईफाई फेज 1 प्रोजेक्ट। और इस प्रोजेक्ट का मेन जो उद्देश्य है वो ये है कि जितने भी सार्वजनिक स्थान हैं, पब्लिक प्लेसेस हैं, वहाँ पे इंटरनेट की कनेक्टिविटी प्रोवाइड करना, वो भी लो कॉस्ट पे, और इसके अलावा जो भी इमरजेंसी सर्विसेज हैं वहाँ पे डेटा की जो क्विक एक्सेस है, त्वरित पहुँच है, उसको सुनिश्चित करना है। पहला जो फेज था इस प्रोजेक्ट का, इसमें वाईफाई हॉटस्पॉट्स जो हैं 51 लोकेशंस पे लगाए गए हैं विद 2 स्मार्ट कियोस्क। ग्लोबल स्मार्ट सिटीज़ फोरम एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जहाँ पे जो भी नए इनोवेटिव सोल्यूशंस हैं उन पे डिस्कस किया जा सकता है, प्रपोज किए जा सकते हैं सोल्यूशंस, ताकि जो स्मार्ट सिटीज़ हैं उनके बेहतर उनको उनका फ्यूचर बढ़िया मिले। जैसे कि कैसे बेहतर हम स्मार्ट सिटीज़ के लिए प्लानिंग कर सकते हैं, पॉलिसी कैसे बना सकते हैं, इम्प्लीमेंटेशन कैसे कर सकते हैं। ET Government Global Smart Cities Forum Award 2020 has been instituted to recognize the government and private entities' outstanding work to transform smart cities into citizen-friendly, futuristic cities. तो ET Government Global Smart Cities Forum पुरस्कार 2020 को स्मार्ट शहरों को नागरिक हितैषी शहरों में बदलने के लिए सरकारी और निजी संस्थानों द्वारा किए गए उत्कृष्ट कार्यों को मान्यता देने के लिए स्थापित किया गया है। सो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बैक्ड द ET गवर्नमेंट ग्लोबल स्मार्ट सिटीज फोरम 2020? निम्नलिखित में से किसने ET गवर्नमेंट ग्लोबल स्मार्ट सिटीज फोरम 2020 को जीता है? कोहिमा, गुवाहाटी, कोलकाता एंड शिलोंग। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस विल बी ऑप्शन ए, दैट इज कोहिमा। नेक्स्ट इज न्यूज़ फ्रॉम पर्सनैलिटी न्यूज़। अभी जो हाल ही में असम के पूर्व CM जो थे उनका निधन हो गया, जिनका नाम तरुण गोगोई है, और ये असम के लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर थे। इन्होंने एज अ चीफ मिनिस्टर ऑफ आसाम सर्व किया था फ्रॉम 2001 टू 2016। तो 3 टर्म के लिए उन्होंने लगातार चीफ मिनिस्टर ऑफ असम की तरह सर्व किया, और लोकसभा के वो 6 बार MP रह चुके हैं, 6 टर्म सर्व किए उन्होंने। अभी करंटली CM जो है असम के वो सर्बानंदा सोनोवाल है। गोगोई का जन्म जो है वो 1936 को हुआ था, एंड पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस के कारण उनकी जो है हाल ही में डेथ हो गई थी गुवाहाटी में। सो ही इज तरुण गोगोई। सो यहाँ पे क्वेश्चन आपके लिए, तरुण गोगोई रिसेंटली पास्ड अवे, ही वॉज द लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट? तरुण गोगोई का हाल ही में निधन हो गया। वे किस राज्य के सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे हैं? वेस्ट बंगाल, असम, मेघालय एंड सिक्किम। सो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, दैट इज असम के वो लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर थे। सो फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर जो करंट अफेयर्स हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन सभी को कवर कर लिया है कॉम्प्रिहेंसिवली इन हिंदी एज वेल एज इंग्लिश। आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए नोटिफिकेशन के लिए। इसी तरह तैयारी करते रहिए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।